नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। सबके अपने हित होते हैं जिसके अनुरूप वे बजट से उम्मीद पालते हैं, मगर वित्तीय प्रबंधन का कौशल इसी में माना जाता है कि बजट सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे। इसी क्रम में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। मोदी सरकार 2 के आखिरी पूर्ण बजट में उन्होंने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात देने की कोशिश की है। इसके अलावा बजट में कृषि, युवाओं, पीएम आवास, शिक्षा, एमएसएमई सहित अन्य क्षेत्रों के लिए भी सौगातों का पिटारा खोला है। उधर बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, किसान सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करने वाला है। आम बजट 2023 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं, जिसके तहत पहली बार विश्वकर्मा के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है। वहीं बजट को विपक्ष ने जनता की उम्मीदों से परे बताया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट को पूरी तरह से नकारात्मक तो नहीं कहा, लेकिन बजट पर यह कहकर सवाल उठाए कि इसमें मनरेगा का कोई जिक्र नहीं किया। बेरोजगारी और महंगाई की बात भी नहीं कही गई, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाते हैं। उधर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बजट को कुछ पूंजीपतियों और बड़े कारोबारियों के साथ साठ-गांठ वाला बजट बताया। खैर, बजट पर पक्ष विपक्ष की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन आने वाले वक्त में 9 राज्यों के साथ 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसमें इस बजट की छाप निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। तो अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा प्रयास है कि इस बजट के जरिए मतदाताओं को लुभाया जाए, और बजट में इसकी झलक भी देखने को मिल रही है, क्योंकि युवाओं, किसानों और मध्यम वर्गीय वेतनभोगियों का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं को अपनी ओर खींचने के लिए ऐलान किया गया कि मोदी सरकार 47 लाख युवाओं को अगले साल 3 साल तक भत्ता देगी। इसके अलावा युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोलने की भी घोषणा की गई है। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करने को कहा है। इसके अलावा चुनाव को ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने बजट में इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक का ऋण बांटने का भी लक्ष्य रखा है। यह लोन क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार करने की भी घोषणा की है, जहां किसानों से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही बागवानी की उपज के लिए 200 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसी तरह मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में भी सरकार 6,000 करोड़ के निवेश करने जा रही। तो सरकार की अन्न जल योजना भी है। इसमें वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना करने की भी घोषणा कही है। वहीं नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक जो लोग वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नई टैक्स रिजीम चुनते हैं, उनके टैक्स रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए होगी। पहले लिमिट 5 लाख रुपए हुआ करती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बजट के जरिए सरकार ने युवाओं के साथ मध्यम वर्गीय परिवार और किसानों को साधने की बड़ी कोशिश की है, जो आने वाले चुनाव में सरकार को संजीवनी देने का काम करेंगे। बहरहाल, चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं। स्टूडियो मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं। उत्तर प्रदेश से सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं। अर्थशास्त्री अभिषेक मोदी जी हमारे साथ हैं, और स्टूडियो मौजूद हैं स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक। आप सभी का इस हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, आपको तो उत्तर देना ही है। इसके पहले विपक्ष की बात कर लें तो बेहतर होगा, उसके बाद सारे विपक्ष के आरोपों का भी उत्तर दे दीजिएगा आप। मैं जुड़ रहा हूँ, बस आवाज तो मिल रही है। जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। हमने कहा कि पक्ष विपक्ष के जो आरोप आएंगे, निश्चित तौर पे एक परंपरा सी बन गई है, बजट कैसा भी हो
विपक्ष का आरोप लगाना काम है। तो हम सारे आरोपों का उत्तर बाद में ले लेंगे, पहले विपक्ष की बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले हमारे अर्थशास्त्री हैं अभिषेक मोदी जी, उनकी टिप्पणी ले लेते हैं कि बजट कैसा रहा। मोदी जी, बजट कैसा रहा है? जैसा कि कहा जा रहा है 7 लाख का स्लैब, पहले 5 लाख था। ये जो मध्यम वर्गीय वेतनभोगी हैं उनके लिए राहत देगा या नहीं देगा? कहीं और से आंकड़ों की जगलीरी हुई है? तो बहुत ज्यादा तो राहत नहीं देगा जी। राहत देगा पर बहुत शून्य सी जी। क्योंकि सर जो टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है वो टैक्स स्लैब पहले जो हुआ करती थी अगर 5 लाख रुपए तक अगर किसी की इनकम है जी तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी। अब अभी इन्होंने कर दिया है कि अगर किसी की 7 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जी बिल्कुल ठीक। पर ये जो 7 लाख रुपए की उन्होंने नीति अपनाई है वो नए रेजिम में। हमारे यहाँ पर 2 रेजिम चलती है, एक ओल्ड रेजिम और एक न्यू रेजिम। जी। अभी न्यू रेजिम को डिफॉल्ट रेजिम करार दिया गया है। मतलब जिसकी ओल्ड रेजिम चल रही है जी उसके लिए सर इस तरह से था कि अगर उसने 5 लाख रुपए की इनकम कमाई है तो जी। उसे कोई टैक्स नहीं देना है, परंतु उसे 1.5 लाख रुपए का ATC का बेनिफिट मिलता था जो उसने इन्वेस्टमेंट, बच्चों की स्कूल फीस, LIC की पॉलिसी, ये सब में अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो 1.5 लाख का छूट मिलेगा। प्लस अगर 50,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे दिया है तो उसका छूट मिलेगा। तो ऐसे टोटल मिला के 5 और 2 7 लाख रुपया हो जाया करता था। जी। अब हम अगर बात करें सर नई रेजिम की, तो नए रेजिम में पहले ऐसा था कि 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 5 लाख रुपए से ऊपर होंगे तो 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 5 लाख से 7.5 लाख पे 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख पर 25% और 15 लाख से ऊपर पे 30%। जी जी। इस तरह से पहले बनाया गया था। जो पहले 7 स्लैबें थी उसको अब कम करके 5 कर दिया गया है। जी। मतलब अभी ऐसा है कि सर अगर मेरी इनकम 10 लाख रुपए है तो मेरे को 45,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। जी। और ओल्ड स्लैब में अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपए है प्लस अगर मेरे पास हाउस लोन का इंटरेस्ट है तो मैं 9 लाख रुपए तक मैनेज करके ये कर सकता था कि कोई टैक्स नहीं आता था। अभी अगर मेरे को और एक बार अगर मैंने नई रेजिम ले ली तो मैं पुरानी रेजिम पे नहीं आ सकता। तो मतलब सर अंदाज देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। जी। मतलब इस हाथ दे उस हाथ ले। जी। चलिए जितेंद्र जी, मोदी जी आपके पास फिर आऊंगा। फिर मैं थोड़ा सा इस बात पे भी जानना चाहेंगे कि जो सस्ता किया है, जो महंगा किया है, उसमें क्या फर्क पड़ा, कैसे हुआ महंगा सस्ता। जितेंद्र जी, उसे बजट कुल मिला के देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। स्वागत करेंगे आप? त्रिपाठी जी, जी अभी मोदी जी ने आपको बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। जी। हम सुबह से कह रहे हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी है। अंगूठा चूसने की आदत छुड़ाने के लिए ढीली पैंट पहना दी गई है जी। ताकि अंगूठे से ध्यान हटके पैंट संभालने में लग जाए। बस आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा मुझे कुछ दिखा नहीं। आपने देखा किस तरीके से टैक्स स्लैब को उन्होंने समझा दिया आपको कि पहले 9 लाख तक आदमी बचा ले जाता था और आज आप कहाँ फंस रहे हैं। ये निर्मला सीतारमण जी की अपनी एक बाजीगरी है। इस बजट में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया गया है, ये अभी आपने स्पष्ट किया। पिछली बार विकास दर पे 8.5% की बात किया गया था और आपने देखा विकास दर कहाँ रही। अब की बार 7% का वादा करा है, 7% की बात की गई विकास दर को। भगवान जाने अच्छा है, अच्छा विकास दर हो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन जो काम करने का तरीका सरकार का है त्रिपाठी जी, वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आता है। क्योंकि जब भी आप इनसे सवाल करो तो कह देते हैं वो हमारा जुमला था। हमने इनके पूरे बजटों का अध्ययन किया, उसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि मजदूर को लेकर के कोई बात नहीं की गई, मध्यम वर्गीय और लघु किसानों को लेकर के आपने बात नहीं की गई। आप जो बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की, मुझे लगता है किसान को और ज्यादा करोड़ रखा गया है नहीं उनको ऋण देने वो के लिए। मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि किसान के लिए, बागवानी के लिए
अच्छा देखिए त्रिपाठी जी, आप सबसे बड़ी चीज, पिछला बजट उठा के देखिए, रोजगार की बात की गई थी कि इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इस बजट में रोजगार का कहीं नाम ही नहीं लिया गया कि कितने लोगों को रोजगार दे, क्योंकि रोजगार वाला मामला जो है वो बार बार इनके सफल नहीं हो रहा है। इसलिए हम लगातार कहते रहे कि जब तक एमएसएमई मजबूत नहीं होगा, जब तक आप इस देश का विकास नहीं कर सकते। घरेलू उद्योग, आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, चाइना से 3 गुना इंपोर्ट कर रहे हैं आप, जिसके बाइकाट की बात करते हैं। कैसे भरोसा किया जाए कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से ले जा रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज, आप ये बताइए कि 2015-16 की बात की जाए, इनकी थीम थी आसान बिजनेस। परिणाम क्या हुआ? 2015-16 में धंधे ठप हो गए, बेरोजगारी बढ़ने लगी। ये इनका आसान बिजनेस की थीम थी। नवंबर 2016 में नोटबंदी और काले धन की बात की कि काले धन पर लगाम लगेगी। परिणाम, सीएमआई की रिपोर्ट बता रही है कि 4 महीने में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ इस देश में, और काला धन आज तक नहीं बता पाए कि कितना काला धन कहां से आया। ये मैं नवंबर 2016 की बात कर रहा हूं। इसके बाद आप ये देखेंगे कि अंतरिम बजट 2019, थीम क्या थी? किसानों को नगद सहायता। नतीजा, मुसीबत के समय लाभ मिलेगा। आज परिणाम क्या हुआ? किसान कहाँ खड़ा है ये आपसे छुपा नहीं है। बजट 19-20 की बात की जाए, टीम थी मजबूत नागरिक। परिणाम क्या निकला? आमदनी, आज आम आदमी का कर्ज 2 गुना हो गया। 2018 के मुकाबले 2021 में आम आदमी कर्ज से डबल हो गया। जिसमें आमदनी, किसान की आमदनी की बात करते थे, उसका तो कहीं पता नहीं है। 2020 से जून 2021 तक मोदी जी के मित्रों की, उद्योगपति मित्रों की संपत्ति 7 गुना बढ़ी है। आप ये बता दीजिए कि कौन सा आम आदमी के हित का ख्याल रखा गया? एक चीज। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हर साल गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। ये प्रदेश, ये देश कहाँ प्रगति कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया। त्रिपाठी जी, 80 करोड़ लोगों को जो इन्होंने अन्न वितरण किया है, उसके लिए आप बोल रहे हैं? मैं 80 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। अगर देश विकसित होता तो कम से कम भूखे मरने की नौबत ना आए, इसलिए 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दिया गया। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी क्रय शक्ति बढ़ती, पर कैपिटा इनकम बढ़ती। अब आंकड़ों में आप क्या बता रहे, लेकिन देश के हालात हाजिर आपके सामने। जी, कपिल जी मेरी आवाज आ रही? कपिल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी, कपिल जी, अखिलेश जी ने कहा है कि भाजपा सरकार जब भी बजट पेश करती है तो महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। क्या इसके पहले ऐसा नहीं होता था? क्या दूसरी सरकारें बजट पेश करती थी तो महंगाई भी घट जाती थी, बेरोजगारी भी घट जाती थी? देखिए, महंगाई कोई भी सरकार आज तक रोक नहीं पाई जी। लेकिन एक महंगाई होती है जो हद से बाहर चली जाती है। जी, क्रमवार अगर देखिए वो हो रहा है, इको हो रहा है, काफी इको होने लगा। जी 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 पीसीआर से ठीक करें। जी जी, मैं पीसीआर टीम को बोलता हूँ इको ठीक करें। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हर वर्ष महंगाई कुछ ना कुछ ऊपर जाएगी और लोगों की तनख्वाह और बिजनेस का इंक्रीमेंट भी ऊपर उसी हिसाब से जाना चाहिए। जब तक ये रेशियो बना रहता है तब तक देश खुशहाली से भरा होता है। मैं बहुत आसान तरीके से एक चीज को समझना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ जी कि देखिए, अगर हमारे अपने परिवार का भी बजट होता है तो वो 2 बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये कि हमारी क्या आमदनी है और हमारे खर्चे क्या है, हर मद में हम कितना पैसा डालेंगे। जी उसी तरीके से देश का भी बजट होता है। तो मोदी सरकार को सबसे पहले तो इसी बात की बधाई दे दें कि आपने जो राजस्व घाटा है वो बढ़ाया है, 6.66 हो गया है। जी और दूसरी बात कहते हैं कि जब आप उत्पादन पैदा करते हैं तो उससे देश को मजबूती आती है, जिसको आप जीडीपी कहते हैं। 2014 के अंदर हम लोग जब देखे कि यूपीए की सेकंड गवर्नमेंट गई, उस समय उन्होंने लगभग 10.5% की ग्रोथ दी थी। जी और कोरोना काल के पहले ही ये 4% पे ला दी। उसके बाद इन्होंने एक फेक चीजों को खेला, जिसको रघुराम राजन साहब ने भी इंगित किया, जिसको यशवंत सिन्हा जी ने भी इंगित किया, जो भारतीय जनता पार्टी के एक समय के शासनकाल में वित्त मंत्री रहे हैं। वो था आधार वर्ष का खेल और बास्केट ऑफ कमोडिटीज में
अनऑर्गेनाइज सेक्टर की चीज को ऑर्गेनाइज सेक्टर में उठा के रख देना। उसको बहुत साधारण तरीके से बताता हूं। जब कोरोना काल में सारे उद्योग बंद हो गए जी तो जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रखते हैं उसको उद्योग की श्रेणी में नहीं मानते हैं कृषि, क्योंकि वो निर्माण व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। आपने 40% की ग्रोथ की, वो 4% की जो ग्रोथ थी उसने आपकी जीडीपी को उठाना शुरू किया। जी तो आप बचे, निर्माण आपका गया, आपने आयात बढ़ाया और निर्यात आपका कम हुआ। आप इस महीने भी उठा करके निर्माण देख लीजिए और आयात और निर्यात उठा करके देखिए। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, 65 साल की सरकारों ने करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर विदेशों से कर्ज उठाया। जी मोदी सरकार ने केवल इन 9 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपया उठाया, यानी आपको कर्जादार बना दिया जी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ठेंगा कमाया। क्यों मैं कह रहा हूं ठेंगा? रोड आज से नहीं बन रही है जो ये नया कोई विकल्प लेके आया हो, एक्सप्रेसवे भी बनी है, इससे पहले से भी एक्सप्रेसवे बननी शुरू हो गई। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, एम्स हो, आईआईटीज हो, रुड़की जैसे संस्थान, एमएनआर जैसे संस्थान, आपने देखा जिस तरीके से रेलवे लाइन बिछाई गई इन 10 वर्षों से पूरी सारी बिछा दी है। सिक्योरिटी पर भी अच्छा काम हो चुका था रेल की। जी जहां तक उड्डयन का सवाल है तो वो भी आप जान रहे हैं, शिवाजी तक टर्मिनल, कितना शानदार टर्मिनल आपको जो है 2014 से पहले प्राप्त हो चुका था, इंटरनेशनल रूप से जरा जी। अब मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं कि आप देखिए ये सारी ग्रोथ किसने की? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ, इसरो, कुछ भी इनका लगाया हुआ है। ये जरूर इन्होंने किया कि जब ये राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए जिस इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके शुरू किया और चंद चुनिंदा पूंजीपतियों के हाथ पूरे देश की संपदा उठा करके 3% लोगों के पास 40% कर दी और 5% लोगों के पास जो है इन्होंने उठा करके करीब करीब जो है वो 55% कर दी। और आप सोचिए बाकी 90% हिस्सा, 92% हिस्सा जो है वो भारत की संपदा का 90% लोगों के पास, 5% लोगों के पास है। जी ये जो गरीब और अमीर की खाई है कोरोना काल में बहुत तेजी से बढ़ी है। अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। और इन्होंने अपने मित्रों पे जो कृपा की है उसका कारण है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। केवल आप आंकड़ों में इसे देख रहे हैं, क्योंकि आधार वर्ग की भी चेंजेस कर दी गई, ऑर्गेनाइज सेक्टर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर में ला दिया गया। ये कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं बजट आप देख लीजिए उठा करके, जो आधार वर्ष 10 और 11 था उसको इन्होंने उठा करके 12 और 13 पे कंपेरिजन किया। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कृषि आती थी उसको उठा करके इन्होंने ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा हुआ है। आप देख लें, हमारे बीच में निश्चित कोई ना कोई अर्थशास्त्री बैठा होगा जी, और जी। वो माइक्रो मैनेजमेंट भी जानता होगा कि कैसे किया जाता है। जी मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए बहुत जनरल सा फेनोमेना है कि जब तक आप कोई पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स मांग पर और पूर्ति पर निर्भर करती है, और मांग तभी बढ़ती है जब लोगों के हाथ में परचेज की पावर होती है। जी अगर आपके परचेज की पावर नहीं होगी तो मांग का सर्किल नहीं घूमेगा, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। यकीनन मैं एक विधि को स्नातक और प्रास्नातक हूं, मैं एक विधि को प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स मेरे लिए एक जरूरी साधन रहा है। मैंने उसको पढ़ा है, वो मुझे अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ना। जी मैं कह रहा हूं आपको कि जब आपने कोरोना काल में 30% कारपोरेट टैक्स आपने माफ कर दिया। कारपोरेट टैक्स कब लगता है? जब नए कोई उद्योग लगते हैं जी तब लगता है। और आपने मांग बढ़ाई नहीं, नए उद्योग को आमंत्रित कर लिया 30% छोड़ के, आपका फायदा क्या हुआ? जबकि एमएसएमई जो कि भारत की हड्डी है, ऋण की हड्डी है, जी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। 2 लाख से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए, 2 लाख छोटी मोटी कंपनियां बंद हो गई। और जिस तरीके से ऑटो सेक्टर में मंदी का दौर छाया, जिसके लिए ओला उबर को जिम्मेदार हमारी मंत्री ने, वित्त मंत्री ने समझाया, वो सब आपके सामने सत्य है। अगर उस समय फिक्सेशन चार्ज भी बिजली का माफ करते, कुछ ईएमआई में आगे पीछे कर लेते, तो हम समझते हैं 2 लाख एमएसएमईओं में से 1.5 लाख 1 लाख एमएसएमई बचाई जाती
और ये जो विजिटर भेजे जाते हैं कि हम आमंत्रण करेंगे व्यापार व्यवसाय का, आपसे ज्यादा तो बांग्लादेश लेकर के चला गया और उसका टका मजबूत हो गया डॉलर में, और हमारा रुपया गिरता चला गया, और हमारी वित्त मंत्री को एहसास नहीं है, और वो अमेरिका के अंदर कहती हैं कि डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया कमजोर नहीं हुआ। जी जी जी। लहसुन और प्याज महंगा हो जाए तो खाना छोड़ दो देशवासियों, और सब कुछ महंगा हो जाए तो जीना छोड़ दो देशवासियों। जी तो जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बजट में किसानों के लिए जिसने आपको 4% की ग्रोथ रेट दी है, उस किसान के लिए क्या है? स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था कि इनको 1.5 गुना पे एमएसपी दिया जाए। एमएसपी पे कमेटी बनी, कोई पता है किसी को? कोई नहीं बता पाएगा। चल ये अलग मुद्दा हो गया कपिल जी, बजट का मुद्दा नहीं है, वो है। स्वामीनाथन आप कमेटी अगर अलग किसी मुद्दा सेक्टर है। में क्या दे रहे हैं? जी। आप डीजल पे आप लगाम नहीं लगा पा रहे, आप किसानों के फर्टिलाइजर पे लगाम नहीं लगा पा रहे, आप उनको उपलब्ध नहीं करा पा रहे, उपलब्ध कराने से पहले डंडे खिला रहे हैं और कालाबाजारी हो रहा है। जी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपने जानबूझ करके परिवर्तन कर दिया उन 40 चीजों को। जीएसटी के स्लैब में आप इस बात को देखिए कि जीएसटी के स्लैब के अंदर जो खाने पीने की वस्तुएं थी या जो कृषि के संसाधनों पे और उपकरणों पर चीजें थी, उस पर भी कोई छूट नहीं दी गई। जी। आप जब एफएमसीजी के उसमें आपने महंगाई कंट्रोल नहीं करी है तो रोजमर्रा की चीजों की तो कंट्रोल हुआ नहीं। आप जी, कंट्रोल कर कपिल रहे जी हैं काफी- इस पर, तो आप मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पे कर रहे हैं, तो जी। इससे देश की महंगाई नहीं जाने वाली। जी। सोना और चांदी तक महंगा हुआ है। हमारी बहनें जो अभी कुंवारी हैं, जिनके माँ बाप शादी करने वाले हैं, उनको सोना और चांदी महंगा है, क्योंकि हिंदुस्तान का ये कल्चर है, इसके बिना नहीं शादी होती है। जी। ये मजबूरी है एक एक पिता की। आप सोचिए सरकार जो है ये माता पिता बन ही नहीं पा रही है, ये सोच ही नहीं पा रही है। कपिल जी कि काफी एक लंबा हो लोगों गया, को निरस्त इतने सारे आरोपों का उत्तर एक साथ प्रदीप जी नहीं दे पाएंगे, हम आपके पास फिर से आएंगे। मोदी जी, जो आपने कहा कि अर्थशास्त्री बैठे होंगे, कपिल जी ने कहा, वो उनकी बातों को सिद्ध करेंगे कि सही है कि नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा। पर लेकिन प्रदीप जी का उत्तर लेने के बाद, प्रदीप जी बहुत सारे आरोप आ गए, मैंने पहले ही कहा था कि पहले विपक्ष के आरोप आ जाए फिर आप उत्तर देंगे तो बेहतर होगा। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि बेरोजगारी महंगाई पे कोई जिक्र नहीं हुआ है, रोजगार देने पे इस बार जितेंद्र जी ने कहा कोई जिक्र नहीं हुआ है। कपिल जी ने तो बहुत सारे आरोपों की झड़ी लगा दी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि यहां शादी ब्याह बिना सोना चांदी के होता नहीं, वो तक महंगा कर दिया आपने। त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद। जी। और कोई और वक्ता है क्या अभी हमारे लाइन में? नहीं, क्योंकि नहीं। मेरा आज लगता है थोड़ी स्क्रीन आपने चेंज की है तो क्लियरिटी थोड़ी कम है मुझे, जो मैं स्क्रीन देख पा रहा हूँ। जी। सर देखिए, अब आते हैं, देखिए हर व्यक्ति जो है एक, जैसे कि विद्वान लोग बैठे हैं, सारे नए नहीं है, सारे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, सभी ने अपने अपने वक्तव्य रखे। सरकार ने आज अपना प्रस्तुत किया और उसमें मैं कुछ जनता की भी रिफ्लेक्शंस देख रहा था, इंटरनेट मीडिया के माध्यमों से और टीवी पे भी मैं देख रहा था। जी। और चूंकि मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो निश्चित तौर पे हमें अपने भी घर की हमने सुनी, देखी और समझ आई। जी। तो आदरणीय मोदी जी जो अपने वित्तीय एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, मैं भी अपने कार्यालय के कुछ सीए जो लिखे हैं ऑफ द रिकॉर्ड मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए एक सीए जो होता है वो किसी भी बजट में कमी निकाल सकता है। वो चाहे कितना भी अच्छा बजट हो, 4-5 कमियां तो एक जो सबसे गधैया गोल वाला सीए होता है, मतलब सारे सीए सम्मानित हैं, लेकिन 4-5 तो वो वैसे ही निकाल देगा। जैसे अब क्या बोले ना, कोई नया मकान बनता है तो उसमें से कुछ न कुछ कमी निकाली जा सकती है। जी। तो वो टेकन है, वो स्वीकार है, हमारा बहुत बड़ा देश है। अभी भाई साहब दूसरी मतलब अभी चाय पी रहे हैं भाई साहब, प्रणाम भाई साहब, मैं सुन नहीं पाया परिचय उनका। उन्होंने बहुत कपिल बड़ी-बड़ी श्रीवास्तव बातें जी कही। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जी जी जी, प्रणाम श्रीवास्तव जी। उन्होंने अपने वक्तव्य रखे और किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए जो सरकारी नौकरी करता है, किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए जो गैर सरकारी नौकरी करता है, दोनों नौकरी करते हैं, या किसी से पूछ लीजिए व्यवसाय जो करता है। अब मैं जो रिकॉल कर पाया तो मैं श्रीवास्तव जी का एक छोटा सा जवाब दूंगा। जो कोरोना काल में एमएसएमई पे जो अधिभार की बात कर रहे थे, शायद भाई साहब ने नोटिस नहीं किया होगा, 95% अधिभार वापस किए जाएंगे जो कि उसमें लगे थे। विपक्ष का अपना काम है कमियां निकालना, लेकिन मैं आपको एक बात के जो है जो सेगमेंट्स, जो सेक्टर्स अभी कई वर्षों से छूटे हुए थे,
ये बजट मैं बहुत अच्छी अलंकृत बातें भी कर सकता हूं त्रिपाठी जी। मेरे पास शब्दों का इस मामले में भंडार है। मैं काशी का हूं तो मेरे पास आशीर्वाद है स्पेशल शब्दों के लिए, लेकिन मैं बड़ी सिंपलिसिटी और बड़ी साफगोई से बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि बिंदुवार ही उत्तर आए तो बेहतर रहेगा। जी। मैं उसी क्रम में लेके चलूंगा जी। देखिए कि जो पूरा अगर सार कहा जाए तो ये मध्यम वर्ग को, हमारा देश मध्यम वर्गीय परिवारों का देश है जी। और कुछ मित्र जो आरोप लगा रहे थे कि मित्रों का लाभ उठाया, तो भैया आप आरोप लगाते रहे, लेकिन कम से कम उस आरोप के पक्ष में कोई वो भी तो दीजिए। देखिए ये मित्रता का एग्रीमेंट सर्टिफिकेट है, ये है हमारे पास कुछ की नहीं, प्रधानमंत्री के मित्र हैं और उनको कुछ विशेष लाभ पहुंचाया गया। प्रदीप जी, आरोप ये कुछ शायद जितेंद्र जी उसका कुछ प्रूफ देना चाह रहे हैं, अगर आप सुनना चाहें, नहीं तो अपना उत्तर कंटिन्यू करिए। नहीं बोलने दीजिए अगर देना चाह रहे तो। देना नहीं चाह रहा, मेरा सवाल यह है कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो जाता है लेकिन आम आदमी की कुर्की हो जाती है। आप ये बताइए कि जो लोग आज देश छोड़ के भागे हैं उन पर क्या कार्रवाई करी जा रही है? ये सवाल बनता है। उद्योगपति मित्र इसीलिए कहे जाते हैं। मुझे कोई पर्चा भेज दीजिएगा जिसमें ये सरकारी गजट में लिखा हो कि किसी का माफ कर दिया गया। राइट ऑफ होना, वसूलने जाने की प्रक्रिया करना बहुत अलग अलग चीजें होती है। आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा एनपीए हुआ है, सबसे ज्यादा राइट ऑफ हुआ है। आप ये बताइए कितने लोगों पर क्या कार्रवाई की गई? यूपीए के शासन काल में दिए गए कॉल सेंटर द्वारा केवल फोन पे जो लोन मिल जाता था उनकी वसूली भी हुई है, ये भी एक बार देख लीजिए। जी बोलिए आगे प्रदीप जी। सर सबसे बड़ा जो है जो स्लैब बदला है जी, ठीक है, नई व्यवस्था में 140 करोड़ के देश में 4-5 साल पहले तक 4% लोग केवल करदाता थे। अभी ये साहब शायद एकदम परफेक्ट बता दें, अभी 7-8% से ज्यादा करदाता है पूरी व्यवस्था में जी। और अगर मैं जो आय वाला जो है 0 to 2.5 लाख कोई कर नहीं है। मतलब ये एक बात तो सीए साहब ने बताई कि पुरानी और नई रिजीम, तो पुरानी रिजीम गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी को ले आकर के इनकरेज करना चाहती है, या जो पुरानी रिजीम और नई रिजीम का जो बेसिक भेद है। देखिए सर, हमेशा सरकार की वरीयता होती है कि ये घोटालेबाजी या टैक्स चोरी की बातें थोड़ा कम हो, और मेरी जो समझ है वो नई और पुरानी रिजीम को लेकर के ऐसी है कि भैया नई रिजीम में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। हर साल सरकार कुछ न कुछ नए करदाताओं को जोड़ती है, इससे किसी को लाभ किसी को थोड़ा सा नुकसान हो सकने के, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन नए टैक्स में जो लोग आ रहे हैं वो क्या 4.1 से लेकर के आज 8% से ज्यादा है। अगर कोई इसको नुकसान बताता है तो मैं स्वीकार करता हूं, है कोई नुकसान बताने वाला इसको अगर नए करदाता जुड़ते हैं। सरकार सारी योजनाओं का कार्य, सभी का काम कहां से करेगी? निश्चय यही प्रक्रिया है जिसमें कि कर लेकर के ही सरकार अपने काम को आगे बढ़ाती है, विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है। एसपी के मित्र ने, सपा के मित्र ने बताया कि सड़कें पहले भी बनती थी, निश्चित तौर पर सड़कें पहले भी बनती थी, लेकिन उनके प्रतिदिन 5 किलोमीटर से बनने से लेकर के आज उनकी गति पे, इस पे भी एक बार देख लीजिए, आज उनकी गति पर डे कितनी किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। तो वो इसी योजनाओं में से ही निकाल करके किया जाता है। अब आप बताते हैं गांव तक, अरे सर वो रोड गांव को ही जोड़ती है जिससे कि रोजगार के साधन सृजन हो। आप इसमें देखेंगे जो चीजें महंगी की गई है और जो चीजें सस्ती हुई हैं, तो बताइए टीवी पैनल्स का जो है, जो अगर वो किचन की चिमनी वो इंपोर्ट होती थी और वही अगर हमारे यहाँ निर्मित होने लगे तो क्या उस पर आपको कोई आपत्ति होगी? क्या आप इंपोर्टेड वाली किचन की चिमनी लगाएंगे? कुछ प्रोत्साहन करने के लिए, कुछ डिस्करेजमेंट के लिए, ताकि हमारे खुद के रोजगार और उद्योग बढ़े। और मेरा तो पूरा आंकड़ा, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मेरा इस पे विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन मैं जिन 4-5 अलग अलग विभिन्न लोगों से मिला, जिनको जानकारी है उनको भी और जिनको नहीं जानकारी है उनको भी ले दे करके, निश्चित तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं तो आप सवाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर एक बार निष्पक्ष होकर के देखें तो ये चुनाव जिताओ जैसा कि आरोप लग रहा था, उस तरह का कोई बजट नहीं है। ये प्रदीप जी एक सवाल है यहाँ पे, आपने जो सस्ता किया मोबाइल फोन खासकर उसी पे ध्यान दिया जा रहा है। चिमनी अब कितने लोगों के यहाँ लग रही, कितने नहीं लग रही, वो अलग बात है। ऑलरेडी जब से चाइना से आयात कम हुआ है, बंद हुआ है नहीं कह सकते, आयात कम हुआ है, जो भी आइटम बनते हैं मोबाइल के वो ऑलरेडी इतने महंगे हो गए हैं कि जो 10-11 हज़ार के मिलते थे वो 25-26 हज़ार के हो गए। उनको अगर आपने थोड़ा सा सस्ता कर दिया, 20-22 हज़ार तक ला दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई?
अब सर, बड़ी बात तो निश्चित तौर पे हुई है। जो छात्र या जिसके पास अच्छी कनेक्टिविटी है और वो अपने स्कूलों तक या दूर दराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है और उसकी क्षमता अब हो गई खरीदने की, तो अगर वो चाहे पढ़ने से लेकर के हो, चाहे किसान को कंटेंट अच्छा उसके संबंधित कंटेंट दिया हो, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, आप बताइए क्या ये सहयोगकारी नहीं है क्या? जब पूरा लॉकडाउन था तो बहुत सारे नए उद्योगों का विकास हुआ जो कि खुद ही मोबाइल से ही आज उनकी डिलीवरी हो रही है। यानी जो नए स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल छोड़ दें, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं और उसमें सारी थियोरेटिकल पढ़ाई हम मोबाइल से, मतलब वो लोग मोबाइल से दे देते हैं, मैं उनका कंसल्टेंट हूं, लेकिन थ्योरी के लिए छात्रों को आना पड़ता है। अगर यही सुविधा उपलब्ध नहीं होती तो ये शायद 50,000 से ज्यादा छात्रों को उनको छू पाना वो संभव नहीं था। तो कहने का मतलब है कि जो कारक जो विकास में सहयोगी होंगे, जो कारक जो कंपोनेंट्स हमारे विकास के पथ को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर उनमें कोई इंकरेजमेंट हो रहा है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो मैंने नोटिस किया, एमएसएमई का 95% अधिभार वापस जाएगा, रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और जी प्रदीप जी, थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, संक्षेप में अपनी बात पूरी कर दें, हम एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं। सर संक्षेप में तो अब ब्रेक के बाद जब आएंगे तो नए सवाल होंगे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि थोड़ा सा एक बार के लिए निष्पक्ष होकर के इसके ब्राइटर साइड को भी देख लें और आपको समझ में आने लगेगा। थोड़ा सा समझ में आए, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। बजट आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने वाला और छोटे से छोटे व्यक्ति को छू करके लाभ देने वाला बजट। चलिए, सपा प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी ने कई आरोप लगाए, जितेंद्र जी ने कई आरोप लगाए, उसका उत्तर भी प्रदीप जी ने दिया और हमारा विश्लेषण भी हमारे शास्त्री जी ने किया। हम एक टिप्पणी ले लेते हैं हमारे एडिटर मुक्ता जी से। मुक्ता जी, इस पूरी जो बहस हुई है उसमें आपकी एक टिप्पणी चाहिए, उसके बाद फिर मैं अर्थशास्त्री जी के पास फिर जाऊंगा। जी त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बजट एक आम आदमी को जैसा जो उसका जो मैसेज गया है वो ऐसे गया है कि कहीं ना कहीं ये बजट जो है वो मिडिल क्लास फ्रेंडली, यूथ फ्रेंडली और किसानों के हित का है। और जिस तरह से चुनाव है, इस साल चुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके एक साल के बाद जो है लोकसभा चुनाव है। कहीं ना कहीं जिस तरह से एक मैसेज जो गया है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये देखिए यूथ फ्रेंडली कितना, मुझे ऐसा लगता है यूथ फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि जो स्टार्टअप की बात हुई है 4.0 की, उससे जो है रोजगार प्रोवाइड करने का कहीं ना कहीं उसमें जो है सरकार का लक्ष्य है। किसानों के हित की बात है। आपने हालांकि कहा मोबाइल थोड़ा सा सस्ता हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए आज मोबाइल जो है वो बहुत जो है सबके लिए बहुत एकदम ज़रूरी चीज़ है, मतलब लग्जरी भी नहीं है, तो वो सस्ता हुआ है। और साथ में हम बात करें तो काफ़ी सारा जो पैसा है गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा है। जैसे कि हम एयरपोर्ट डेवलपमेंट की बात करें, नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात हुई है, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की बात हुई है, विस्तार की बात हुई है। और आप देखिए अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है। अगर आज विदेशों में हम जाएं, चाहे आप लंदन की बात करें और भी अन्य देशों में, उनके एयरपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे और इंडिया के अलग अलग जो राज्यों के एयरपोर्ट्स को आप देखें, दिल्ली तो बहुत पहले हो गया था, मुंबई है, इसी तरह हैदराबाद है, इसी तरह चेन्नई है, बैंगलोर है, तो एक इंडिया की जो इमेज जाती है जब बाहर से लोग आते हैं उसका एक अलग जो है वो एक इमेज बनता है इंडिया का। क्योंकि हम इसको कंपेयर करते हैं लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से, जो कि बहुत ही पुराना और उतना वो मॉडर्न नहीं है जितना कि आज इंडिया के अलग अलग राज्यों के। तो जिस तरह से सरकार ने मॉडर्नाइजेशन, एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसके अलावा रेलवे के लिए जो बजट में प्रावधान किए हैं, वो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कदम है। और जिस तरह से जो स्टार्टअप 4.0 की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। लगातार हम रोजगार की, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो इससे यूथ को टारगेट करने की कोशिश की। जी मोदी जी, प्रदीप जी ने आपको कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कमी तो कोई भी सीए बता ही देता है। अगर गिलास आधा भरा है तो आप कहेंगे कि खाली है आधा, ये नहीं कहेंगे कि आधा भरा हुआ है। कोई भी मकान बनाएंगे 2-3 पॉइंट नुस्ख निकाले ही जा सकते हैं, ऐसा प्रदीप जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी सर, मैंने सुना, प्रदीप जी की भी बात सुनी, कपिल जी की भी बात सुनी, मोदी की भी बात सुनी। मैं एक आम आदमी की बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ और मेरी आय 7 लाख रुपए है, तो मुझे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जी
परंतु जो मुझे पहले अगर मेरी आय 9 लाख रुपए होती थी तो मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। आज अगर मेरी आय 9 लाख रुपए है तो मुझे 40,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। जी सिर्फ इतनी सी बात है। और रही बात सर बहुत सारी चीजों की, तो ये सिर्फ बजट है जिसमें आय और व्यय का उल्लेख किया गया है कि हम किस किस मद में कहाँ खर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, कितना कर पाएंगे, वो आपको अगले साल पता चलेगा। जी। ये सिर्फ विश्लेषण है। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि ये बोल दिया तो ये हो ही जाएगा, क्योंकि आउटलाइन में चीजें चेंज हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि आप मेरे को अभी अपनी बात हो रही थी कि भाई ये चीज सस्ती हुई है, ये चीज महंगी हुई है, बेरोजगारी से कितने को रोजगार मिलेगा। सर ये यथार्थ है कि हमारे वहाँ पे महंगाई जो है वो बेतहाशा बढ़ रही है, उस कंपैरिजन में इनकम नहीं बढ़ रही है। जी। अब रही बात बेरोजगारी से रोजगार की, तो रोजगार कितना आएगा? देखिए सरकार सिर्फ एक चैनल और एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, परंतु ये बात प्रदीप जी को भी माननी पड़ेगी कि सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉज है। आप एक तरफ बोलते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। आप मेरे को एक बात बताइए कि एक छोटी सी कंपनी अगर आपको बनानी है तो आप बना के दिखाइए। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, हेवी पेनल्टीज इंपोज कर रहे हैं, बट अभी तक हमारे वहां पे डिजिटलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। अब रही बात ईज ऑफ डूइंग की, तो ये करते करते भी सर साल निकल जाएगा, फिर हम बोलेंगे कि हम ईज ऑफ डूइंग पे आ गए हैं, हम एमएसएमई को फायदा दे रहे हैं, जबकि हमारे वहां पे स्मॉल कंपनीज और बिग कंपनीज को डिफाइन करके अलग कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इनका चैनलाइजेशन अवेलेबल नहीं। अब सर हम बात कर रहे हैं चूंकि आज बजट की, तो बजट पे ये है कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि बजट में मिला जुला है, जो एक मध्यम वर्गीय को चाहिए था वो नहीं मिला। जी, एक और छोटी सी बात मोदी जी जानना चाहता हूं, इसमें पहली बार ये आया है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज मिलेगा, ये क्या है? सर जैसे पहले हमारे यहाँ पे किसान विकास पत्र और इंदिरा विकास पत्र होते थे, ऐसे अभी इन्होंने महिला विकास पत्र निकाले हैं, जिसपे आपको एफडी करने के लिए 2 साल पे आपको 7.5% का 7.75% का ब्याज मिलेगा, अगर आप 2 साल तक एफडी में पैसा लगाते हैं तो जैसे पहले हमारे वहाँ पे आईवीपी और केवीपी होते थे, उसका नाम बदल के महिला सम्मान हो गया, वो सिर्फ महिलाओं के लिए। अगर सामान्य उसमें एफडी करते हैं 2 साल की तो कितने प्रतिशत मिलता है प्राइवेट बैंक? कितना? 7%। तो उसको 7.5 का किया है, उसमें 7.5 महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए। नहीं तो सामान्य अगर आप एफडी किसी दूसरे प्राइवेट बैंक में करते हैं तो उसकी इस समय लगभग ब्याज इतना ही मिलता है, लगभग 7%, और इसमें 0.5% बस बढ़ा है महिलाओं के लिए। जी हाँ, महिलाओं के लिए केवल 0.5% बढ़ा है। हाँ सर। तो उसमें इतनी वाहवाही लेने की क्या बात है? जी जितेंद्र जी। सर जी बोलिए मोदी जी। सर एक्चुअली क्या है, अभी 7% है, अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ता है तो ये ब्याज दर और बढ़ेगी, पर जो ये पत्र जो दिए जाते हैं इसकी इंटरेस्ट रेट वेरिएबल नहीं होती है, जबकि एफडी में तो क्या होता है कि आप ब्रेक करके और चेंज कर सकते हैं, ये 2 साल तक फिक्स है। मतलब महिलाएं सावधान हो जाएं, कुछ ऐसा मत करें। वो विवेक की बात है सर। चल जितेंद्र जी। त्रिपाठी जी इन सब चर्चाओं से और बजट को देखने के बाद, सुबह से माथा पच्ची करने के बाद एक चीज समझ में आई। एक राजा ने एक गायक को बुलाया और कहा गाना सुनाओ। चलिए गाना सुनाया और उससे कहा 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। दूसरा गाना सुनाया, उससे कहा 5 लाख इनाम मिलेगा। जब 1 महीने तक उसको इनाम नहीं मिला, जब वो पहुंचा राजा के पास कि साहब हमारा इनाम कहाँ है, तो उन्होंने कहा तुमने गाना सुनाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने इनाम की घोषणा की, तुम्हारे कानों को अच्छा लगा। इससे हटके कुछ इससे हटके कुछ देखिए, मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात करी कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके लिए हम अगले वर्ष बैठेंगे जी। तो हमें पिछले वर्ष पर भी बात करना पड़ेगी कि इन्होंने जो वादे किए थे उनको कितना पूरा किया। 100 रोजगार के एम्प्लॉयमेंट क्लस्टर्स की बात की थी, एक भी एम्प्लॉयमेंट क्लस्टर्स बनाया हो तो बता दें। 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, एक भी स्मार्ट सिटी आपको दिख रही हो तो बता दीजिए। स्मार्ट स्किल पार्क की बात की थी, कहाँ है वो?
कौन सा पैसा बजट उसमें आया था, कहां चला गया, ये सवाल उठता है। मोदी जी कहते हैं कि रोजगार, कारखाने बढ़ाएंगे, कारखाने लग रहे हैं। आपकी सीएमआई का डाटा कहता है 11% बेरोजगारी शहरों में बढ़ गई। कहां गए कारखाने, कहां रोजगार निर्मित किया आपने? आज आप ये देखिए कि जब तक त्रिपाठी जी एक्सपोर्ट नहीं करेगा देश हमारा, जब तक अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा। आप ये बताइए, आप चाइना से बाइकाट की बात करते हैं, 3% इंपोर्ट बढ़ा लिया आपने चाइना से। आप तो वोकल फॉर लोकल की बात करते, आप कहते थे कि मेक इन इंडिया का शेर गरजेगा, कहाँ गरज रहा है? आप बताइए, आपने अगर एक्सपोर्ट बढ़ा दिया होता, आज स्टार्टअप की क्या पोजीशन छुपा नहीं है, मेक इन इंडिया क्या पोजीशन छुपा नहीं। आपने नोटबंदी पर ऐसी बात की, आपने जितनी भी बातें की उसको आज हम कसौटी पे कसेंगे तो सब समझ में आ जाता है। हर शहर में कारखाने लगेंगे, हम आईटी सेक्टर में मजबूत करेंगे, मेक इन इंडिया का शेर गरजेगा। ये सब कहाँ है? दिखाई भी तो पड़ना चाहिए त्रिपाठी जी। सीएमआई का डाटा आपके सामने आ गया। आय दुगनी से बढ़कर 1.97 लाख हो गई है। किसकी? प्रति व्यक्ति आय जो बजट में बताया गया है। नहीं, देखिए, दुगनी मैं से आपसे बढ़कर। क्या कह रहा हूं, ये कुछ भी बता सकते। हमें ये बताइए कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को अगर भूखे मरने से बचाने के लिए भोजन देना पड़ रहा है, अनाज देना पड़ रहा है, तो देश कहाँ खड़ा है? ये छिपा नहीं है। आज अगर मान लीजिए आप 140 करोड़ लोगों के बीच में बेरोजगारी के आंकड़े देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि कहाँ है। अगर रोजगार होता, अगर देश में काम होता, तो बेरोजगारी क्यों बढ़ती? अगर आपने विकास किया होता, आज मनरेगा में लाइन लगा के लोग खड़े। मनरेगा का मतलब है रोजगार नहीं है, इसलिए आप क्या लाइन लगा खड़े। आज अगर एक प्यून की भर्ती भी निकलती है तो उसमें एमएड, एमटेक लोग भर्ती, 20-20 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। ये स्थिति इस देश की है त्रिपाठी जी। बजट जैसा भी है ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन 2022 का जो बजट था उसमें जो वादे किए गए थे उसमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। 211 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में देश है, उसको कहाँ ले जाएंगे भगवान जाने। और प्रदीप जी सीए और अर्थशास्त्रियों पर नाराज हो रहे हैं। भाई उनका क्या, जो उनको दिख रहा है वो बता रहे हैं, वो किसी दल और राजनीतिक संबंध नहीं रखते हैं। चलिए उनके पास जाएंगे, लेकिन कपीस जी एक बात है, जिस माध्यम से हम और आप आज डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम से कम ये माध्यम सस्ता हुआ। देखिए टीवी स्क्रीन सस्ती हो गई, ये मानते हैं आप, मोबाइल फोन सस्ते हो गए। इसके लिए तो आप सरकार को बधाई दे दीजिए। कैसे बधाई दें? आपने तो पहले ही पोल खोल दी थी। नहीं जी, पहले काम कीजिए कि पहले जनता को एक एक बूथ के लिए तरसा दीजिए जी, उसके बाद 2 बूथ पानी डाल दीजिए ड्रॉपर से, कह दीजिए देखिए अब जी, 2 बूथ गई ना आपके आखिर मुंह में जी, तो चलिए वो चलता है। प्रदीप जी आपको पूरा अवसर मिलेगा। जी, ठीक है? अब हमें कुछ कह लेने दीजिए, आपने भी कुछ बातें कही थोड़ा हैं, आप काशी से हैं। चूंकि ये जो डिस्कशन है ये अंत की ओर जा रहा है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में कहेंगे तो उत्तर भी ले लेंगे अच्छे से। संक्षेप में कहेंगे, लेकिन 2 बातों पे जी, 2 बात कहनी बहुत जरूरी। जी, एक तो ये कि महंगाई पर ये बजट कोई वार नहीं कर रहा है, जी, क्योंकि हमने आपको कहा कि रोजमर्रा की चीज पर या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सरकार ने कोई छूट नहीं दी, क्योंकि आप जब जीएसटी के अंदर जो है खाने पीने वाले पदार्थ पर और किसानों में छूट देते तो उसका वजन दिखता। अगर आप पेट्रोल और डीजल पे भी दे रहे होते तो उसका अक्स दिखता। अब तीसरी चीज क्या है कि 2 चीजों पे हमारे देशवासियों का पैसा अतुलित रूप से खर्च होता है जी, वो एक है स्वास्थ्य और दूसरा है शिक्षा। इन्होंने शिक्षा को इस हद पे महंगा कर दिया है कि जो हम लोग पहले अपनी बचत करके किसी तरीके से 1-8 बच्चे पढ़ा लेते थे, अब आप में वो भी ताकत नहीं रह गई है। उसके लिए भी आपको बैंक का रुख करना पड़ेगा और ऋण लेना पड़ेगा, तब आप कहीं अपने बच्चे को प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री दिला पाए। वो कैसे, इससे अगर कोई चिंता का रख कर वो कैसे कपीस जी थोड़ा परिभाषित कर दें। आप खुद देख लीजिए कि इन्होंने जितने हायर एजुकेशन हैं उसको 4 गुना महंगा किया है जी, और वही नहीं, अभी कोरोना काल से निकलते ही एक तो कोरोना काल में इन्होंने माफ करने का कोई कानून नहीं लाया, दूसरा इन्होंने क्या किया कि अब कह दिया कि 10% आप बढ़ा सकते हैं जी, स्कूलों को छूट दे दी गई, बढ़ गया साहब, हम भी बढ़ा हुआ दे रहे हैं जी। अब मैं एक चीज कह रहा हूँ, हमारे मित्र ने बड़ी अच्छी कुछ बातें कही, उसको मैंने नोट किया, क्योंकि एक्चुअली वो कुछ हमारे पेशे से जुड़ी हुई है, तो उस पर हमें पक्ष रखना बहुत जरूरी है और ये देश को जानना बहुत जरूरी है। जी,
एक तो इन्होंने कहा कि एमएसएमई कंपनीज में इन्होंने जो छूट की बात कही है, जी तो माननीय मित्र, मैं एक देश के सबसे बड़े बैंक का पैनल एडवोकेट हूँ जी और जितनी भी प्रॉपर्टीज या मनी सूट्स होते हैं वो मैं दाखिल करता हूँ, या मॉर्गेज होने से पहले जो टाइटल इन्वेस्टिगेशन होती है उनको करता हूँ। तो दो चार चीजें आपको कह दूं कि पहली चीज कि जब कोई लोन एनपीए होता है तो वो नॉट परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है, हाँ और उसके बाद सरफेसी एक्ट के सेक्शन 18 में हम लोग नोटिस करते हैं, और उसके बाद भी जब वसूली नहीं होती है और हम कुछ ऐसे लोन्स भी देते हैं जो सरकार की तरफ से बाकायदा आच्छादित होते हैं, तो वो तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। क्या हम लोग इधर मनी सूट दाखिल करते हैं, प्लेट दाखिल कर दिया, उसकी वसूली आती नहीं है, और वो राइट ऑफ खाते में बैंक डाल देता है कि अब इससे होना नहीं है, इसको साइड ट्रैक कर दो, इसको किनारे कर दो, उसी को राइट ऑफ कहते हैं। आप भले कहने के बट्टा खाता का मतलब ये नहीं है कि उस पर से ऋण खत्म, तो दिवालिया किसको घोषित करते हैं? वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझा सकता हूँ, इसलिए उस पर बात मत कीजिए। 10 लाख करोड़ रुपए आपने बाकायदा चंद पूंजीपतियों का 26 कंपनियों पर आपने राइट ऑफ किया है, और आप 20,000 करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट दे करके आप कहते हैं कि आपने किसानों को पावर्ड कर दिया। अरे गजब की बात है, कब किसान क्रेडिट पहले नहीं था? और मैं एक बात कह रहा हूं, इन्होंने जो मुद्रा लोन दिया उसमें से मुद्रा लोन में 90% हिस्सा जो है कोलेटरल फ्री, क्योंकि ये कोलेटरल फ्री लोन था जो 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का था। मैं उसको रोज एक्सरसाइज करता हूँ श्रीमान जी। 5 लाख करोड़ रुपए का आपका ये खत्म हो गया, और आपने क्या चालाकी की? जो आंकड़ों का हेर फेर होता है वो समझा दे रहा हूं जी। जो टर्म लोन होता है, जो होम लोन होता है, जो सीसी लिमिट होती है, इस तरह के लोन का जो कोड हमने पहले अलग अलग दे रखा था यूपीए सरकार ने, उसको मोदी सरकार ने बचाने के लिए अपनी मुद्रा लोन को कि हमारी पोल ना खुले, उन्होंने एक कोड कर दिया। इसलिए जो पुराने लोन भी दिए गए थे और जो भरे जा रहे हैं उन सबको मिला करके इन्होंने मुद्रा को मैनेज कर दिया जी। ये है इनका। अब दूसरी चीज बता दूं, थोड़ा कितना बड़ा धूल मोदी सरकार ने धोखा है जी। ये है प्रधानमंत्री आवास। आदरणीय मित्र, इन्होंने एक योजना लाई बैंकों में, सरकारी बैंकों के माध्यम से, कि अगर 3,000 वर्ग फीट के अंदर आपको कोई जमीन लेनी है या आपको मकान लेना है और आपने कर्ज लिया बैंक से, तो उसमें 1,69,000 एक एफिडेविट पे आपको माफ किया जाएगा, लेकिन ये मूल में नहीं होगा, ब्याज में होगा, और पूरे के पूरे जितने ईएमआई के लिए आपने 15 साल 20 साल का जो भी लोन लिया हुआ है उस तक में वो धीरे धीरे स्लैबों में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन वो आवास कहलाया जाएगा प्रधानमंत्री आवास। तो आप 50 लाख रुपए उधार लिए, ऋण लिए बैंक से, और आपने 1,69,000 जो आपके 7, 8 लाख 9 लाख रुपए ब्याज होते उनमें से आपने माफ कराया, और वो भी 20 सालों में। जब पता नहीं किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार नहीं आएगी, उन सारी सरकारों का चादर ओढ़ लिया इन्होंने प्रधानमंत्री आवास, और घोषित कर दिया कि हमने इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। यानी आपकी मेहनत, आपने लोन भरा और साथ मोदी जी का नाम हो गया। तो इसे कहते हैं सिल्वर पैक में सिलिकोनिया टच देना। तो साहब हमसे ना खेलें आप। चलिए, मैं इकोनॉमिक्स को भी समझने वाला व्यक्ति हूँ, मुद्रा की माइक्रो। कपिल जी फिर समय नहीं रह जाएगा उत्तर के लिए। प्रदीप जी नहीं, और इन्होंने नहीं, समय कम है प्रदीप जी। इन्होंने रक्षा बजट घटाया है। सुन लीजिए, हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ चाइना से लड़ रहे हैं। चाइना कॉलोनी बसा रहा है, गांव बसा रहा है, और हमने अपने रक्षा बजट को घटा दिया जी। सबसे बड़ी चीज कि अगर हम इस पोजीशन पे नहीं होते तो अग्निवीर जैसे ठेकेदारी नहीं चलाते। और तीसरी चीज, मनरेगा का इस पर कोई जिक्र नहीं है कि मनरेगा के अंदर जो सबसे बड़ी योजना थी पूरे विश्व के अंदर रोजगार देने की, वो इन्होंने समाप्त प्राय कर दिया, क्योंकि पिछली बार 30,000 करोड़ की कटौती कर दी थी। अब इससे जवाब मांगिए प्रदीप जी। सर, हमारे यहाँ एक चलन रहा है कि किसी भी चीज के मापक के लिए विदेशी संस्थाओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों को बड़ा बढ़ा चढ़ा के, वो विपक्ष रहे, चाहे इंटेलेक्चुअल्स रहे, चाहे एकेडमिया रहे, कुछ भी लोग रहे, बड़ा बढ़ा चढ़ा करके उसको मानते थे और कहते थे हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स। आजकल उन किसी भी इंडेक्स की बात नहीं हो रही है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, क्योंकि उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने केवल एक वक्तव्य 2-3 महीने पहले का बोला है कि ओनली इंडिया इज अ शाइनिंग स्पॉट
बाकी सब लोग गायब है वहां से। वो लोग सस्टेन कर जाए, यही उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। वो जिस स्थिति में है उसी पे बने रहे, यही उनके लिए भले की बात है। और प्रगति जहां दिख रही है वो केवल भारत है। अब चूंकि इनके नरेशन में सेट नहीं होता है तो माइक्रोब्लिज आप कहीं से भी बना करके, कुछ भी बना करके आप दे दीजिए। मैं उनसे असहमति नहीं व्यक्त कर रहा हूं। जो आदरणीय वकील साहब थे उन्होंने अपने वक्तव्य रखे, स्वागत है उसका। लेकिन जिस तरह से नाचने और गाने और राजा और नाचने वाले की बात हुई, मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। कपिल जी उत्तर आ जाने दीजिए। कपिल जी समय कम है, समय कम है, उत्तर आ जाने देख लीजिए कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय की आमदनी बढ़ी है। चलिए कपिल जी, अरे आरोप लगे हैं तो उत्तर भी तो आने दीजिए। कपिल जी आरोप लगे हैं तो उत्तर आने दीजिए। वकील प्रदीप जी को उत्तर आने देने दीजिए। मापक का, अगर पाकिस्तान आपके मापक का पैरामीटर है तो मैं आपसे सहमति नहीं रखता। आज पाकिस्तान योग्य नहीं बचा कि उससे हमारे अर्थव्यवस्था में तुलना भी हो सके। जी पाकिस्तान क्या बचा जो हमारी अर्थव्यवस्था से उसकी तुलना कर रहे हैं आप उसको इतना बड़ा मान रहे हैं कि वो जो हमारे लिए आक्रमण कर देगा। उनके दाने दाने के मोहताज है। युद्ध की बात छोड़ दीजिए, अभी नाचने और राजा और गाने और राजा की बात हुई। मैं भी एक बात इसी पे कह देता हूँ, त्रिपाठी जी सबसे अच्छा पहलवान, सबसे अच्छी हथौड़ी और सबसे अच्छी कील और सबसे मजबूत दीवार, ये तीनों एक जगह कर दीजिए और उसके बाद उस पहलवान से बोल दीजिए कि एक ही बार में पूरी कील दीवार में ठोक दे। कौन ऐसा दुनिया का पहलवान होगा या कौन इसको स्थापित कर सकता है कि वो एक ही बार में कील ठोक देगा? चलिए प्रदीप जी, लेकिन रक्षा बजट घटा दिया है इस समय, ऐसे समय पे जब चाइना और पाकिस्तान दोनों आंखें तरेर रहे हैं। सर हम डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कर चुके हैं और एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है। अरे कॉरिडोर कहाँ बना रहे हैं, उससे क्या मतलब है? जी चलिए कपिल जी उत्तर आ जाने दीजिए, समय खत्म हो रहा है। पहले बाहर से खरीदना पड़ता था। हमें अपने घर में मिलेंगे, $100 में नहीं बनाया हुआ नहीं है, धनुष का बनाया हुआ नहीं है, मंगलयान आपका भेजा हुआ नहीं है, चंद्रयान आपका भेजा नहीं हुआ है, हाइड्रोजन बनने के लिए पहले से बन। चलिए कपिल जी, लगता है अब उत्तर नहीं सुनना चाह रहे आप। वाद विवाद हो रहा है, उत्तर नहीं सुनना चाह रहे, जवाब और सवाल की बात आ रही है। कपिल जी पहले जो हमें डॉलर देकर खरीदने होते थे हथियार, वो अब अपने घर में बन रहे हैं। तो वो डॉलर के एक्सचेंज का पैसा बचा है। अरे मिल्क वालों से रफेल मरम्मत कराइएगा। ये तो घड़ी कंपनी को दिए थे, पुल गिरा दी गुजरात में। चलिए बहस कहीं और जा रही है प्रदीप जी, हमारा समय भी समाप्त हो गया। पुल वाले भी आज सरेंडर कर चुका है। डीआरडीओ का खेल कंपनी पुल गिरा था। ये तेजस विमान कह देंगे ये मोदी जी के समय बना, भारत भी आजाद हुआ मोदी जी के समय। चलिए समय कहीं। भाई साहब, अरे सर मोदी जी से आपकी नफरत है, कोई बात नहीं, आप करिए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अग्नि 1 आपका बनाया हुआ, अग्नि 2, अग्नि 3, आपने बहुत अच्छी घर बनाई, धनुष भी पहले बन चुकी है। चलिए प्रदीप जी, माफी चाहते हुए हम समय प्रोग्राम समाप्त करते हैं। मुक्ता जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी इसमें प्रोग्राम समाप्त कर। मुक्ता जी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। पहले कहा था कि मुझे जो ये बजट का जितना समझ है, मैं हालांकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो समझ आया, मैंने पहले भी कहा कि ये जो है मिडिल क्लास फ्रेंडली, यूथ फ्रेंडली और किसान फ्रेंडली है। और कहीं ना कहीं इसमें जो है, जो आगे आने वाले चुनाव है, इस साल में जो विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए ये पीपल्स फ्रेंडली बजट है। चलिए समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी आपका, प्रदीप जी आपका, मोदी जी आपका, जितेंद्र जी आपका और मुक्ता जी आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मोदी सरकार 2 के आखिरी पूर्ण बजट की, जिसमें सीधे तौर पर यह झलक देखने को मिल रही है कि मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया। हाँ, खास बात यह रही कि बजट को तैयार करने में आंकड़ों की खासा बाजीगिरी भी की गई है, या यह कहा जाए कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ ले वाली कहावत चरितार्थ की गई। ऐसे में देखना अहम होगा कि आने वाले चुनाव में जनता बजट की बाजीगरी को समझ पाती है या फिर अब की बार फिर मोदी सरकार का नारा बुलंद होगा। जनता मांगे जवाब मिलता है। नमस्कार।